हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर गति, जिसमें आज का पहला टॉपिक गति अवस्था और विराम अवस्था होगा। चलिए पहले हम विराम को समझते हैं, विराम अवस्था, और उसके बाद हम लोग गति अवस्था को समझेंगे। जब हम विराम और गति दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तब फाइनली हमें समझ में आएगा कि गति का मतलब क्या है। विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी दूसरी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो वस्तु की अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। जैसे क्लासरूम में कोई पंखा लगा हुआ है, वो पंखा पिछले दिन भी वहीं था, यानी किसी दी गई दीवार के सापेक्ष उतनी ही दूरी पर था और आज भी उतनी ही दूरी पर है, तो वो पंखा विराम अवस्था कहलाएगा। जैसे यहां एक वस्तु है ए, ये किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष पी के सापेक्ष 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। 10 मिनट पहले ये वस्तु ए यहीं था और अभी भी ये यहीं है, तो समय गुजरता जा रहा है लेकिन इस पी की तुलना में इसकी दूरी न तो घट रही है, न बढ़ रही है और न ही दिशा बदल रही है, तो ये वस्तु ए विराम की अवस्था में कहलाएगा। जैसे पेड़ पौधे जमीन के सापेक्ष विराम में है, वो अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं। लगे हुए बिजली के खंभे विराम में है, वो अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं। यहां तक कि किसी चलते हुए ट्रेन में अगर दो फ्रेंड पास में बैठे हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे की तुलना में विराम में है, वो भी अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं। जबकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्थिति बदल रही है, लेकिन उन दोनों फ्रेंडों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में नहीं बदल रही है, इसलिए वो दोनों विराम में है। और उन्हीं दोनों फ्रेंड को खिड़की के बाहर उपस्थित खंभों से देखा जाए, खंभों से तुलना किया जाए, पेड़ पौधों से तुलना किया जाए या ट्रेन के बाहर किसी व्यक्ति से तुलना किया जाए, तो हम कहेंगे कि वो गतिशील है लेकिन एक दूसरे की तुलना में विराम में है। तो विराम अवस्था क्या है? विराम अवस्था किसी वस्तु की ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित नहीं करती है। ये वस्तु ए पी से हमेशा के लिए उतनी ही दूरी पर है। और तमाम उदाहरण भी मैंने बताया, कोई भी उदाहरण आप लिख लेना। एक टेबल पर रखी हुई पुस्तक की अवस्था विराम की अवस्था हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं गति की अवस्था। गति अवस्था क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को निरंतर बदलती जा रही है किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाती है। जैसे नदी में बहते हुए नाव की गति, जैसे उड़ती हुई पतंग की गति, अगर वो अपनी स्थिति को लगातार बदल रही है तो जमीन के सापेक्ष कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। हमारे सापेक्ष कभी उड़ती हुई पतंग दूर जाती है, कभी पास आती है। उड़ती हुई चिड़िया की गति, फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं तो फुटबॉल की गति कभी इस प्लेयर के पास, कभी दूसरे प्लेयर के पास, उसकी स्थिति भी लगातार बदलती जा रही है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल की गति। तो बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ गति के, और ज्यादातर वस्तुएं पृथ्वी पर विराम में भी होती हैं, गति में भी होती हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था। गति अवस्था को एक बार मैं डेफिनेशन फिर से क्लियर कर देता हूं। किसी वस्तु की गति अवस्था वह अवस्था है जिसमें वस्तु किसी दूसरी दी गई वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति को लगातार बदलती रहती है। जैसे मेरी गति, मेरे हाथों की गति लगातार अपनी स्थितियों को बदलता जा रहा है समय के साथ साथ। यहां से यहां पर गति, यानी एक जगह से दूसरी जगह गति होती जा रही है, तो मेरी अवस्था गति की अवस्था है। अब हम गतियों के प्रकार को देखते हैं। जैसे गति कितने प्रकार की होती है, तो गति के प्रकार, इसमें पहला
सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है तो वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, कुछ ऊंचाई से गिरते हुए वस्तु की गति, एकदम सीधा गिरेगा। ट्रेन सीधी पटरी पर है तो सीधा चलेगी, सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। यानी यदि कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ते हुए कार की गति, अगर ये कार है वो सीधी सड़क पर चल रही है एकदम सीधा चलेगी, इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं सरल रेखीय गति। उदाहरण भी बताया मैंने आपको, कुछ ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की गति, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए कार की गति। दूसरा टॉपिक हो जाएगा वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति। यदि कोई वस्तु किसी वक्र रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। जैसे एक मोड़ है सड़क पर इस तरीके से, और कोई बाइक या कार इस पर ऐसे मुड़ रही हो गति करते हुए, तो वो एक वक्र रेखीय गति हो जाएगा क्योंकि वो अपनी दिशा को बदल रही है। तो वक्र रेखीय गति में उदाहरण हो जाता है किसी मोड़ पर मुड़ते हुए साइकिल सवार की गति, वक्र रेखीय गति हो जाएगा। यदि कोई वस्तु किसी वक्र रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। और तीसरा हो जाएगा दोलन गति, दोलन गति। दोलन गति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर के पथ को बार बार दोहराती है तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। जैसे ये मार्कर है, अब ये इसकी साम्यावस्था हो गई, एक निश्चित बिंदु हो गया, इसके इस तरफ जा रही है और फिर वापस आ रही है, फिर इस तरफ जा रही है फिर वापस आ रही है, तो ये हो गया दोलन गति। घड़ी में लगे पेंडुलम की गति, किसी झूले पर एक बच्चे को बिठा के और धक्का दीजिए झूले को तो वो आगे पीछे गति करने लगता है, इस तरह की गति को दोलन गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर एक ही पथ को बार बार दोहराए तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। जैसे घड़ी में लगे पेंडुलम की गति, किसी झूला झूलते हुए बच्चे की गति। अब चौथा हो जाएगा अनियमित गति, अनियमित गति। यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, परिवर्तित करती रहती है तो वस्तु की गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति, किसी पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति। फुटबॉल हो रहा है कहीं तो एक प्लेयर से जब फुटबॉल दूसरी प्लेयर के पास जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे तक दिशा बदल रहा है, तीसरे से चौथे के पास दिशा बदल रहा है, तो फुटबॉल मैच में उस फुटबॉल की गति अनियमित गति है। तो एग्जाम्पल हमें जरूर ध्यान रखना है। फूलों पर मंडराती तितलियों की गति, किसी बर्तन में या पात्र में बंद कर दीजिए गैस को, उसके गैस के अणु किस तरीके से गति करते रहते हैं एक दूसरे से टकराते हुए, उसे यादृच्छिक गति भी कहते हैं। तो पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति, फुटबॉल मैच में फुटबॉल की गति, ये सब अनियमित गति है। इसका फिर से मैं एक बार डेफिनेशन रिवाइज करता हूं, आप लोग नोट्स बनाते रहें। यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को निरंतर बदलती रहती है तो वस्तु की गति अनियमित गति कहलाती है, इसे यादृच्छिक गति भी कहते हैं। अब हम लोग सदिश और अदिश के बारे में समझेंगे, क्योंकि
गति के प्रकार में आप किसी से ये डिस्कस नहीं कर सकते हो कि गतियां 4 ही प्रकार की होती हैं। जैसे जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, गति के और भी बहुत सारे प्रकार आते जाएंगे। हम लोग सदिश अदिश को पढ़ने के बाद इस आगे के चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। इस वजह से हमें पहले सदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं, और उसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को ध्यान रखना है। चलिए अब समझते हैं सदिश राशि क्या है। सदिश राशियां सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है परिमाण और उसके बाद है दिशा। समझते हैं परिमाण होता क्या है। इससे मिलता जुलता हुआ एक और शब्द सुनेंगे आप, परिणाम। दोनों में अंतर भी समझ लेंगे आज। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, तो 2 इसमें परिमाण है। या आप कहते हो 1 पेन चाहिए, तो 1 परिमाण है, मात्रा है ये। जैसे आपकी क्लास मान लीजिए 20 मिनट चली, तो 20 मिनट, 20 परिमाण है और मिनट मात्रक है। जब परिमाण और मात्रक दोनों मिलते हैं तब एक भौतिक राशि की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग समय कहेंगे। परिमाण के साथ मात्रक का होना जरूरी है। सिर्फ 20 अकेले रह के कुछ नहीं करेगा। 20 मतलब क्या? 20 पेन, 20 रुपए, 20 घंटे, 20 किलोमीटर, क्या 20 मतलब? तो किसी भी परिमाण के साथ उसके आगे मात्रक का होना जरूरी है जिससे समय मिल जाता है। अब यहीं पर हमें समझना है कि परिमाण और दिशा का क्या आपसी संबंध है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें 20 चाहिए लेकिन पूरब दिशा में। जैसे जहां मैं खड़ा हूं इससे पूरब दिशा में या इससे पश्चिम दिशा में। कई चीजें ऐसी हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे, जब उदाहरण आएगा तो क्लियर होगा कि क्यों हमें फिक्स दिशा बताना पड़ता है। अब आप परिमाण का मतलब मात्रा से समझिए और परिणाम मतलब कि वहां घटना क्या हुआ। एग्जाम्पल है कि आप एग्जाम देते हैं 10th का और आपका आता है 90%, तो 90 क्या है? यहाँ 90 परिमाण है और परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। तो परिणाम ये है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, बहुत अच्छे अंक से आप पास हो गए, ये परिमाण है, सॉरी परिणाम है। जबकि 90 लाना परिमाण है। 90 लाना, किसी का 79, 80, किसी का 89, 90, 91, ये सब जो परसेंटेज हैं ये परिमाण को व्यक्त करेंगे कि कौन अधिक लाया है कौन कम लाया है। लेकिन परिणाम में क्या है? परिणाम में तो सब पास हैं, तो पास होना फेल होना ये परिणाम है, जबकि परिमाण उस परसेंटेज को बताएगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि परिमाण मात्रा है और दिशा आप जानते ही हैं किस दिशा में 8 दिशाएं हैं हमारे अनुसार, फिजिक्स के अनुसार। तो उन सभी दिशाओं में वो मात्रा जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आ जाएगा आपको समझ में अगर हम सदिश सदिश को क्लियर रखते हैं। सदिश राशियां क्या हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट होता है ये सब एग्जाम्पल्स, इससे क्लियरिटी आती है। जैसे विस्थापन, विस्थापन। अब विस्थापन क्या है? तो देखिए, कोई व्यक्ति यहां से चलकर यानी बिंदु ए से चलकर बी पर जाता है, बी से चलकर सी पर जाता है, तो ये आखिरकार जब इसे सी पर जाना था तो ये डायरेक्टली सी पर क्यों नहीं गया?
इस वजह से नहीं गया क्योंकि इसको दिशा क्लियर नहीं था। इसने यहां से बी तक गति करते हुए यहां पर पूछा किसी से और पूछकर वापस सी पर गया। तो हम एक साथ एक व्यक्ति की दो दिशा को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो पहले नीचे की तरफ फिर राइट की तरफ, या पहले दक्षिण की तरफ फिर पूरब की तरफ, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम एक व्यक्ति की, एक वस्तु की एक समय में केवल एक ही दिशा बता सकते हैं। इस वजह से ये दिशा परफेक्ट है कि ए से सीधा सी। आप ये नहीं कह सकते कि ए से बी फिर बी से सी। अभी मैं यहां हूं तो मेरा फेस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी समय में इधर भी हूं और पीछे भी हूं, या यहां भी हूं और कहीं और भी हूं। तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह रहता है, उसी तरीके से दिशा भी एक ही बताई जाती है, दो दो दिशाएं नहीं दी जाती है। अब यहाँ एसी कहना एक दिशा है डायरेक्ट, तो ये विस्थापन कहलाता है। ये विस्थापन है। किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। तो ये विस्थापन है और विस्थापन में दिशा होता है। अब आते हैं अगला बल। बल भी सदिश राशि। मैं कह रहा हूं कि इस मार्कर के कैप को खोलना है, ओपन करना है, और मैं बल लगा रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं अंदर की तरफ, तो ओपन होगा? नहीं होगा। मेरे बल द्वारा कार्य होगा? नहीं हो पाएगा। मैं जो बल लगा रहा हूं उसमें एक फिक्स दिशा होनी चाहिए। मैं इसको आगे भी धक्का दूं तो मार्कर नहीं ओपन होगा, पीछे भी करूं तो मार्कर नहीं ओपन होगा। ओपन कब होगा? जब इसको मैं मार्कर से दूर बाहर की तरफ ओपन करूं। तो एक फिक्स दिशा में जब बल मैं दूंगा तभी मेरे बल का फायदा होगा। मेरे बल द्वारा कुछ घटनाएं होंगी। किसी चीज को उठाने के लिए निश्चित दिशा में हमें बल लगाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ ही हम बल लगाएंगे तो वो वस्तु उठेगी, दबाने से नहीं उठेगी। इस वजह से बल एक सदिश राशि है, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में ही लगने से फायदा करेगी। तो बल भी एक सदिश राशि है। अब आ जाते हैं हम लोग वेग। एक एक टॉपिक को, विस्थापन, बल, वेग, इन सबको डिटेल में समझाएंगे। चैप्टर के अंदर ये सारे हेडिंग्स भी मिलेंगे आपको। विस्थापन, बल, वेग, ये उदाहरण ध्यान रखना है। त्वरण, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, आदि। और भी बहुत सारे हैं, सब हेडिंग्स आते जाएंगे और हम उसको समझते जाएंगे। ये उदाहरण हम ध्यान रखेंगे सदिश राशियों के। आते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां जस्ट इसका अपोजिट बता देना है आपको। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का एक स्वभाव है, एक गुण है, जिसके कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है। और भी है इसमें, जैसे जो ही मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों में समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय द्रव्यमान लिखा हुआ है, ताप हो गया, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता आदि। ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाते हैं। ये रहा उदाहरण। इन सब हेडिंग्स के बारे में डिटेल हमें पढ़ना भी बाकी है। ये सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे ये सब उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम लोग दूरी और विस्थापन को क्लियर करेंगे। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं पहले दूरी। डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा
तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो। एक वस्तु यहां है और ये चलकर बी पर गई और मैं मानता हूं कि 1 किलोमीटर दूरी गई है और इस तरफ जा रही है। यहां से चलकर वापस सी पर गई और ये 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, आगे गई और वापस सी से चलकर ये डी पर जाती है और फिर से 1 किलोमीटर की दूरी गई। तो अभी हम लोग दूरी बराबर क्या लिख पाएंगे? 3 किलोमीटर कोई भी बता सकता है। कब? ए से सीधा डी के लिए। ए से डी तक जब पहुंची तो 3 किलोमीटर गई है। वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अब यही वस्तु डी से चल के आई और सी पर रुक गई, अब दूरी बताइए। यानी ए से सीधा डी पर गई और डी से चलकर सी पर आई, तो 3 किलोमीटर आगे गई, 1 किलोमीटर पीछे आई, वो भी ऐड होगा, यानी 3 + 1 बराबर 4 किलोमीटर। वास्तविक पथ पर वो चल रही है तो पूरा का पूरा योग करना पड़ेगा। और वही वस्तु वापस चलते हुए आई और बिंदु ए पर रुक गई, यानी ए से डी पर गई और डी से ए पर आई, तब ये 3 किलोमीटर आगे जाती है और 3 किलोमीटर पीछे आती है और 3 + 3 बराबर 6 किलोमीटर। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होगा। यहां मैं एग्जांपल किलोमीटर में दे रहा था, एमकेएस पद्धति में तो ये बताया गया आपको। एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा, बशर्ते आप हमारी क्लास में बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझना, यहां ए, बी और सी, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो ये फाइनली गई कहां? ए से सीधा सी पर नहीं गई है, बी से होते हुए सी पर गई, तो वास्तविक पथ क्या हुआ इसका? वास्तविक पथ हुआ ए से बी और बी से सी, यानी 1 + 1 बराबर 2 किलोमीटर। ये वाला पथ और ये वाला दोनों मिले हैं तब दूरी बनी है। दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक भी याद रखेंगे, मीटर होता है। इंग्लिश में हम लोग इसे डिस्टेंस कहते हैं, तो इसका डिनोशन यानी प्रदर्शित जो करेंगे वो डी से करेंगे, स्मॉल डी से। अलग अलग साइंटिस्ट प्रदर्शित करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। जैसे न्यूटन अपने जितने भी समीकरण में इसको प्रदर्शित करेंगे सब जगह एस लिखेंगे और साधारण तौर पे इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए डी भी लिखते हैं, न्यूटन इसी दूरी को एस लिख देते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित। तो जैसे मान लीजिए कि हम सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, या किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, या घर वाले तरह तरह के काम देते हैं तो वो भी करते हैं हम लोग, और फाइनली शाम को, रात को हम लोग उसी बिस्तर पर आके सो जाते हैं। इस समय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सुबह आप उसी बिस्तर से उठ के सारा काम करते हुए, स्कूल जाते हुए हर जगह गए हैं और रात को वापस उसी बिस्तर पर सो जाते हैं, तो दूरी क्या हुआ? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए, और नहीं तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक मैं आपके कमेंट का वेट करता रहूंगा कि आप सही सही दूरी को समझ पाए हैं कि नहीं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक विस्थापन पर चलते हैं और देखते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। एक वस्तु यहां से चलकर यहां गई, वापस यहां से घूमकर यहां चली जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर सभी दूरियों को 1 किलोमीटर मान लेता हूं। अब इस वस्तु का विस्थापन यहां से ये है, सीधा ए से पॉइंट डी की तरफ, यानी ये है वस्तु का विस्थापन।
क्योंकि वस्तु यहाँ प्रारंभ करती है अपनी गति को, B पर जाती है, फिर C पर जाती है और वापस D पर जाके रुक गई है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति A है, प्रारंभिक स्थिति A है, और अंतिम स्थिति D है। तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। इस बार पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा विस्थापन, वो तो फिर दूरी हो जाएगा। अगर कोई ये मापने लगे कि 1 किलोमीटर यहां से आए, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, तो ये तो दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन अभी इसका 1 ही किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। अगर यही वस्तु D से चलते हुए वापस A पर चली जाए तो विस्थापन 0, क्योंकि वही प्रारंभिक बिंदु है A और वही अंतिम बिंदु है A। तो A से A की दूरी 0, यानी विस्थापन 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक बार गति प्रारंभ हो जाए तो वस्तु की दूरी 0 नहीं हो सकती है। हम एक कदम आगे चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने गलती किया है, हमें दूरी 0 रखना था, फिर पीछे हट जाते हैं। तो एक कदम आगे, एक कदम पीछे, दूरी 2 कदम हो गई। आप विस्थापन को 0 कर सकते हो, दूरी को 0 नहीं कर सकते हो। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर कोई वस्तु यहां से चल के यहां पर जाती है तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये A है, और इसका अंतिम बिंदु ये C है। तो यहां मैं अंतिम बिंदु लिख देता हूं। और प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, यानी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो ये हो गया विस्थापन AC, विस्थापन बराबर AC। इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। अब आप फिर से एक क्वेश्चन समझिए और वापस वही क्वेश्चन। आप सुबह बिस्तर से उठते हो, अपने स्कूल जाते हो, सारे कामों को करते हो और रात को आके उसी बिस्तर पर सो जाते हो। वापस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विस्थापन आपने कितना तय किया। क्या विस्थापन 0 है या उस समय क्या दूरी 0 है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है विस्थापन या दूरी में, तो आप जरूर क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में उसे डालते रहें क्वेश्चन को। मैं सारे कमेंट पढ़ के आपको जवाब देता रहूंगा या नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। अभी आपको एक चीज बता दूं मैं कि दूरी ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकती है या नहीं, और विस्थापन हो सकता है या नहीं। तो याद रखें, दूरी सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक। एक बार अगर गति प्रारंभ हो गई तो वो 0 नहीं हो सकती है। जबकि विस्थापन आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और दोनों में अंतर भी बताऊंगा कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है और ये दूरी सदैव धनात्मक ही क्यों होती है। दोनों में अंतर को डिटेल में समझेंगे हम लोग। और इस गति चैप्टर को आगे अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।